हेलो बच्चों, वेलकम टू बूस्ट ब्रेन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसके 2 पार्ट हम पहले देख चुके हैं। आज तीसरा पार्ट है और आज हम अपने नए टॉपिक से शुरू करेंगे, कंपनी रूल एक्सपेंड। यानी कि कंपनी का जो रूल है, यानी कि जो शासन है कंपनी का, वो कैसे एक्सपेंड हुआ, इसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। If we analyze the process of annexation of Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspect emerge। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हम 1757 से 1857 तक जो इंडियन स्टेट्स को जो इंडियन स्टेट्स का जो एनेक्सेशन किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो यदि उस इस प्रोसेस का हम क्या करें, इसको एनालाइज करें, इसका इसका विश्लेषण विश्लेषण करें, तो यहाँ पर कुछ की एस्पेक्ट जो है वो उभर के हमारे सामने आते हैं, है ना। तो क्या क्या की एस्पेक्ट सामने आते हैं, तो दिया हुआ है आगे। कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननाउन टेरिटरी। इंस्टीड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक and diplomatic method to extend its influence before annexing an Indian kingdom। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कंपनी रूल है, यानी कि जो कंपनी का जो शासन था, उसने डायरेक्टली किसी के ऊपर मिलिट्री अटैक नहीं किया, मतलब किसी भी अननाउन टेरिटरी के ऊपर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, इसके बजाय उन्होंने जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो मेथड थे उनका इस्तेमाल किया, है ना, अपना इन्फ्लुएंस जो है उनके ऊपर डालने के लिए, है ना। एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक या आर्थिक या कूटनीतिक जो तरीके थे उनका इस्तेमाल उन्होंने किया, और उनका इस्तेमाल करके उन्होंने दूसरे जो इंडियन किंगडम थे उनके ऊपर अपना प्रभाव जो है वो जमाया, और उनके जो राज्य थे उनको बिना बिना लड़े ही, बिना कोई मिलिट्री के, और उनके राज्यों को हड़प लिया। आगे देखते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट इन इंडियन स्टेट्स। तो यहाँ दिया गया है कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उस बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी ने क्या किया, इंडियन स्टेट्स में अपने जो रेजिडेंट हैं वो अपॉइंट कर दिए। आगे दिया हुआ है, देवर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब ये जो रेजिडेंट जो है इंडियन स्टेट्स में जो अपॉइंट किए गए थे, इनका काम क्या था, देखो इनका काम था कि ये क्या करें, पॉलिटिकल और कमर्शियल एज, मतलब एक तरह से ये क्या थे, राजनीतिक और व्यापारिक एजेंट के रूप में वहाँ पर काम करते थे। और इनका जो काम था वो था कंपनी के जो हित हैं उनको आगे बढ़ाना, है ना, कंपनी के हितों के बारे में सोचना, उनको आगे बढ़ाना इनका काम था। आगे दिया हुआ है, थ्रू द रेजिडेंट द कंपनी ऑफिशियल बिगेन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब देखो ये जो रेजिडेंट हुआ करते थे, इन्हीं के माध्यम से कंपनी ने क्या किया कि जो इंडियन स्टेट्स के, यानी कि भारतीय राज्यों के जो आंतरिक मामले थे उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। They tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative post। तो ये जो रेजिडेंट बिठाए गए थे, इनके द्वारा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया करवाया गया, और यहाँ पर ये कोशिश की गई कंपनी के द्वारा कि भाई हम ही डिसाइड कर लें कि सिंहासन पर अगला राजा कौन बैठेगा, या जो प्रशासनिक जो पोस्ट हैं, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उन पर किसकी नियुक्ति होगी, ये सब डिसाइड करने का प्रयास किसने किया, अंग्रेजों ने, यानी कि कंपनी ने ये प्रयास किया। आगे दिया हुआ है, समटाइम्स द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट इनटू ए सब्सिडरी अलायंस। अच्छा, कभी कभी तो क्या किया कंपनी ने, जो स्टेट हुआ करते थे उनको सब्सिडरी अलायंस के लिए फोर्स किया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, अतः ये जो अलायंस था, ये जो संधि थी, इसके अनुसार इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। ये जो सब्सिडरी अलायंस था, इसकी शर्तों के अनुसार कोई भी इंडियन रूलर्स, मतलब जो भी इस अलायंस को या सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करता था, जो भी कोई इसे एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें कुछ शर्तें हुआ करती थी, और उन शर्तों के अनुसार कोई भी इंडियन रूलर जिसने इस अलायंस को स्वीकार किया है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख पाएगा।
दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उनकी सुरक्षा कौन करेगी, उनकी सुरक्षा कंपनी करेगी, बट had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection। अब देखो यहाँ पर शर्त क्या है कि जो भी इंडियन रूलर इस अलायंस को स्वीकार करेगा उसको स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होगा, उसकी सुरक्षा का दायित्व कौन किसके ऊपर होगा, कंपनी के ऊपर, यानी कि कंपनी उसकी सुरक्षा करेगी। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन रूलर था उसको पे करना पड़ेगा सब्सिडरी फोर्सेस के लिए, मतलब जो सेना कंपनी की तरफ से आएगी उसकी सुरक्षा करने के लिए, तो उसके बदले में राजा को क्या करना पड़ेगा, कुछ जो मतलब कह सकते हैं कि जो पैसे हैं वो देने पड़ेंगे, कुछ फिक्स एक तरह से अमाउंट होता था वो उनको पे करना पड़ता था कंपनी को, है ना। तो एक तरह का मेंटेनेंस हम उसको मान सकते हैं कि एक तरह का मेंटेनेंस हुआ करता था, और वो मेंटेनेंस जो है वो उनको इंडियन रूलर्स को देना पड़ता था, किसको, कंपनी के लिए। आगे दिया हुआ है, इफ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि यदि कोई राजा इंडियन रूलर जो हुआ करता था, यदि वो पेमेंट नहीं कर पाता था तो उसकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा पेनल्टी के रूप में कंपनी के द्वारा ले लिया जाता था। जैसे एग्जांपल के लिए दिया रखा है यहाँ पर, व्हेन रिचर्ड वेलेजली वाज गवर्नर जनरल द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। तो यहाँ दिया गया है कि जब रिचर्ड वेलेजली जब गवर्नर जनरल था तो उस वक्त जो अवध का जो नवाब था उसको मजबूर किया गया किस बात के लिए, कि वो अपनी टेरिटरी का आधा हिस्सा कंपनी को दे, है ना। क्यों मजबूर किया गया, क्योंकि वो फेल हो गया था किसको पे करने में, सब्सिडरी फोर्सेस वो दे नहीं पाया, इसलिए उसको जबरन उसको मजबूर किया गया कि तुम अपने राज्य का आधा हिस्सा हमें दे दो। ऐसे ही हैदराबाद जो है उसको भी फोर्स किया गया था, है ना। वो भी इस तरह से जो रेवेन्यू कह सकते हैं कि जो सब्सिडरी फोर्सेस हैं वो दे नहीं पाया, तो उसे भी फोर्स किया गया कि भाई तुम भी अपने जो किंगडम है उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें दो पेनल्टी के रूप में। आगे हम देखते हैं, तो आगे अपना जो नया टॉपिक है वो है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं टीपू सुल्तान के बारे में, जो कि मैसूर का टाइगर कहलाता है। तो यहाँ हम देखते हैं, द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। अब देखो यहाँ क्या हुआ, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि कंपनी जो है उसने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, है ना। डायरेक्ट अटैक ना करते हुए उसने कूटनीति का सहारा लिया, और भी जो उसकी कई सारी जो पॉलिसी थी उनका सहारा लिया, और उनके सहारे उन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया। लेकिन यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर कंपनी ने कुछ डायरेक्ट मिलिट्री जो है कन्फेडरेशन जो है उन्होंने शुरू किए थे। तो ये उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक कब करना शुरू किया, जब उन्होंने क्या किया, देखो जब उन्होंने देखा कि उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के जो है खतरे में पड़ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक का भी सहारा लिया। कहने का मतलब ये है कि जब उन्हें अपने राजनीतिक और आर्थिक हित खतरे में दिखाई दिए तो उन्होंने डायरेक्ट जो मिलिट्री अटैक है या जो भी है उनको भी उनका सहारा लिया। दिस कैन बी इलस्ट्रेट, तो देखो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं एक केस के द्वारा। तो यहाँ पर एक केस दिया हुआ है साउथर्न इंडियन स्टेट मैसूर का, तो इसको हम देखते हैं। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली ruled from 1761 to 1782 and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो मैसूर है वो काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, किसके नेतृत्व में, तो यहाँ पर एक शासक था हैदर अली, है ना, जो कि 1761 से लेकर 1782 तक राजा रहा। तो इस हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर पावरफुल हुआ, शक्तिशाली हुआ। अच्छा, इसके हैदर अली के बाद में उसका बेटा आया जिसका नाम था टीपू सुल्तान। इसने इसका जो ये जो टीपू सुल्तान है ये राजा बनता है 1782 में, यानी कि 1782 में, और 1799 तक ये रहता है। तो इन दोनों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डमम। अच्छा,
मैसूर जो है उसने क्या किया, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ करता था मालाबार कोस्ट का, जहाँ पर कंपनी का जो है काली मिर्च और कार्डमम यानी कि जो इलायची वगैरह है वो खरीदा करती थी, वहाँ पर अपना कंट्रोल मैसूर ने स्थापित कर लिया। आगे दिया हुआ है इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर कार्डमम थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम। देखो 17 दिया गया है कि 1785 में यानी कि 1785 में टीपू सुल्तान ने कुछ जो सामान हुआ करता था उसके ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी, जैसे कि सैंडलवुड हो गया यानी कि चंदन की लकड़ी हो गई, काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, इनके ऊपर रोक लगा दी है ना। जो भी पोर्ट हुआ करते थे वहाँ पर उसके राज्य के अंदर, तो उन बंदरगाहों पर रोक लगा दी। एंड डिसअलाउ लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और जितने भी लोकल मर्चेंट हुआ करते थे वहाँ के, जो भी स्थानीय व्यापारी हुआ करते थे, उनके ऊपर एक तरह से उनको मना कर दिया कि भाई आप जो है कंपनी के जो अधिकारी हैं या जो कंपनी है उसके साथ में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। आगे दिया हुआ है ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। तो और क्या किया देखो, और यहाँ पर दिया गया है कि जो कह सकते हैं टीपू सुल्तान था, उसने क्लोज रिलेशनशिप जो है बना लिए थे, मतलब कि गहरे संबंध बना लिए थे फ्रेंच के साथ में, और फ्रेंच की सेना के साथ में अपनी जो आर्मी थी उसको क्या कर लिया, उसका आधुनिकीकरण कर लिया, यानी कि उसको मॉडर्निसाइज कर लिया। आगे दिया हुआ है द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। अब देखो इस बात को लेकर जो ब्रिटिश थे वो बड़े क्रोधित हो गए। देखो एक तो क्या कर दिया कि जो व्यापार था उसके ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, पूरी तरह से नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया, और इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने फ्रेंच फ्रेंच जो लोग हुआ करते थे, फ्रांस के जो लोग हुआ करते थे, उनके साथ में काफ़ी गहरे संबंध बनाए, और केवल गहरे संबंध बनाए बल्कि अपनी सेना को भी क्या कर लिया, एक तरह से मॉडर्निसाइड कर लिया, कि उसका आधुनिकीकरण कर लिया। अब इस बात को लेकर अंग्रेज हो गए भाई क्रोधित। उन्होंने देखा, देखो आगे दिया हुआ है दे सॉ हैदर एंड टीपू एंड एज एम्बिशियस एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड। तो यहाँ पर अंग्रेज काफ़ी नाराज थे, काफ़ी क्रोधित हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान को एक एम्बिशियस एरोगेंट और डेंजरस राजा के रूप में देखा। मतलब उनके हिसाब से टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों कैसे थे, एम्बिशियस थे यानी कि महत्वाकांक्षी थे, एरोगेंट का मतलब घमंडी, एंड डेंजरस का मतलब जानते ही हो खतरनाक। तो अंग्रेजों को लगता था कि भाई टीपू सुल्तान और हैदर अली काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं, काफ़ी घमंडी हैं और काफ़ी खतरनाक रूलर हैं, जिनको कंट्रोल में किया जाना और क्रश किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके चलते अंग्रेजों के साथ में और जो मैसूर है उसके साथ में 4 युद्ध लड़े गए। तो 4 वार वर फॉट विद मैसूर। तो मैसूर के साथ में कंपनी के द्वारा 4 युद्ध लड़े गए। तो पहला युद्ध लड़ा गया था 1767 से 1769 तक। उसके बाद दूसरा लड़ा गया 1780 से 84 तक। तीसरा युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक, और लास्ट वाला हुआ 1799 में। आगे दिया हुआ है ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। तो जो चौथा युद्ध हुआ था उसमें कंपनी की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है, यानी कि कंपनी जीत जाती है। टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टम। अच्छा, इस युद्ध में, लास्ट वाले युद्ध में टीपू सुल्तान जो है वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम की सुरक्षा करते हुए मारा जाता है। मैसूर was placed under the former ruling dynasty of the Wadiyars and a subsidiary alliance was imposed on the state। अच्छा, अब देखो मैसूर जो है वो किसके हाथों में चला गया, अंग्रेजों के हाथों में, यानी कि जो कंपनी है उसके हाथों में मैसूर चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि जो मैसूर था उसको वोडियार वंश के जो राजा थे उनके हवाले कर दिया, यानी कि उनके हाथों में उसको सौंप दिया, और एक तरह से सब्सिडरी अलायंस जो है मैसूर के ऊपर लगा दी। आगे हम देखें तो आगे आता है अब नेक्स्ट वार विद मराठा। अब देखो मैसूर के साथ युद्ध हुआ, और मैसूर में युद्ध होने के साथ साथ जो मैसूर था उसको अपने कब्जे में ले लिया गया। अब देखो मराठाओं के साथ में, तो अब युद्ध होता है मराठाओं के साथ में। तो देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू क्रब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। अब यहाँ पर क्या होता है देखो,
कि 18वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी जो है अब यहाँ पर क्या चाहती थी कि भाई मराठा जो पावर है उसको भी क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, उसको भी क्रश कर दिया जाए, इस बारे में सोचने लगी थी। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, तो देखो इसके साथ में भी जो है 3 युद्ध लड़े गए, और तीसरा युद्ध जो था वो पानीपत में हुआ था, जिसको हम पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं, और वो 1761 में लड़ा गया था। तो पानीपत में ये जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, यहाँ पर मराठाओं का जो सपना था, है ना, कि अच्छा मराठाओं का सपना क्या था, दिल्ली के ऊपर राज करना। तो दिल्ली के ऊपर राज करने का जो सपना था मराठाओं का, वो क्या हो गया, चूर चूर हो गया। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। तो देखो ये जो मराठा हुआ करते थे, ये अलग अलग कह सकते हैं कि जो स्टेट हुआ करते थे उनके अंदर डिवाइडेड थे, यानी कि इनकी अलग अलग शाखाएं थी, और इनका एक चीफ हुआ करता था, यानी कि कह सकते हैं कि जो सरदार है वो हुआ करता था। तो अलग अलग कह सकते हैं कि जो डायनेस्टी हुआ करती थी, तो वो किसके अंतर्गत चलती थी या किसके सुपरविजन में चलती थी, तो इसके कई सारे मतलब कह सकते हैं कि सरदार हुआ करते थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले। अच्छा इनका सबका एक मुखिया और होता था। देखो दीज चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेंसी अंडर ए पेशवा। तो जितने भी हैं ना ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले, इन सब के ऊपर एक और चीफ होता था, और ये एक कॉन्फिडेंसी में हुआ करते थे, यानी कि एक राज्य मंडल हुआ करता था, उसके सदस्य हुआ करते थे, और उस राज्य मंडल का जो चीफ हुआ करता था वो होता था पेशवा, यानी कि सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि जो मिनिस्टर होता था उसे कहते थे पेशवा। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। तो देखो यहाँ पर जो पेशवा था, इन्होंने क्या किया, एक इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो बेस है वो कहाँ बनाया, पुणे के अंदर। उसके बाद देखा है महर्षि सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर। तो यहाँ पर एक महर्षि सिंधिया थे और एक थे नाना फडणवीस, ये दो फेमस मराठा सोल्जर थे, एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, है ना। तो ये दोनों जो व्यक्ति थे, नाना फडणवीस और महर्षि सिंधिया, ये काफ़ी कह सकते हैं कि फेमस मराठा जो है सोल्जर थे और स्टेटमैन थे अर्ली 18th सेंचुरी के। आगे दिया गया है द मराठा वर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वार। तो देखो मराठा जो है यहाँ पर लगातार कई सारे युद्धों में फंस गए, यानी कि उनको एक के बाद एक कई सारे युद्ध जो है लड़ने पड़े मराठाओं को। तो इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो देखो पहला युद्ध जो है जो लड़ा गया था, पहला युद्ध 1782 में वो एंड हुआ 1782 में, और जब वो पहला युद्ध जो था वो जब खत्म हुआ था तो एक संधि हुई थी वहाँ पर, और उस संधि का नाम है सालबाई की संधि, है ना। सालबाई की संधि हुई थी, तब जाके जो फर्स्ट वॉर है वो समाप्त हुआ था। आगे दिया हुआ है देयर वाज नो क्लियर विक्टर। देखो यहाँ पर जो संधि हो गई थी तो यहाँ पर कोई क्लियर विजेता नहीं था, कोई स्पष्ट विजेता सामने नहीं आया। दूसरा युद्ध हुआ था वो था एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 से लेके 1805 तक चला था, यानी कि 2 साल चला था, 1803 से 1805 तक। तो ये कहाँ लड़ा गया है देखो, तो यहाँ दिया हुआ है सेकंड एंग्लो मराठा वार वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट, है ना। तो अलग अलग फ्रंट पे ये लड़ा गया था, और इसका रिजल्ट क्या हुआ देखो, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। तो दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था उसमें उसका परिणाम ये निकला कि जो ब्रिटिश लोग थे इनको कौन कौन से एरिया मिल गए, तो एक तो उड़ीसा मिल गया, और उसके अलावा यमुना नदी के उत्तर में जो थोड़े से राज्य हैं जैसे आगरा है, दिल्ली है, तो इन पर भी अधिकार हो गया किसका, कंपनी का, सेकेंड वॉर में। फिर आगे दिया हुआ है फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 19 क्रस्ड मराठा पावर। अब तीसरा ये जो एंग्लो मराठा जो वॉर हुआ था 1817 से लेकर 1819 तक, तो इसमें जो मराठा पावर थी वो एकदम पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई। द पेशवा वाज रिमूव्ड, तो जो पेशवा था उसको हटा दिया गया, एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद ए पेंशन। तो जो पेशवा था उसको हटा दिया गया और उसको बिठूर भेज दिया गया, जो कानपुर के पास में बिठूर है वहाँ भेज दिया गया, और उसको एक पेंशन दे दी गई, है ना, कि तुम क्या ही करोगे अब राजा बन के, है ना, तो तुमको हम पेंशन दे रहे हैं खर्चे के लिए, आराम से मौज करो।
द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्य, है ना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कंपनी है उसने पूरी तरह से क्या कर लिया, जो विंध्य के साउथ में यानी कि जो साउथ इंडिया है उस पर पूरी तरह से जो इतनी भी टेरिटरी थी उन पर सब पे कंट्रोल कर लिया। अगला जो टॉपिक है हमारा वो आता है द क्लेम टू पैरामाउंट सी, यानी कि अब यहाँ पर जो है कंपनी दावा करती है सर्वोच्च होने का। तो देखते हैं इसमें क्या दावा करती है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा अभी, और ये जो ऊपर हमने पढ़ा है इससे स्पष्ट हो गया है कि 19th सेंचुरी के बाद में कंपनी ने क्या किया, एक एग्रेसिव जो पॉलिसी है वो अपनाई, है ना। यानी कि एक कह सकते हैं कि जो पहले उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले जो है कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री जो कैंपेन है उनको ना करके और जो कूटनीति है या जो उनकी जो पॉलिसी थी उनका सहारा ले रही थी और उनके सहारे ही वो कई सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई हमारे तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो खतरे में पड़ रहे हैं, और जैसे मैसूर के राजा के टीपू सुल्तान के उसमें देखा हमने कि उन्होंने कैसे जो व्यापार हुआ करता था उस पर नियंत्रण कर लिया और अंग्रेजों का जो व्यापार था उसको रोकने का सारा प्रयास जो है उन्होंने किया। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि भाई हमारा तो यहाँ पर मामला ही खराब हो गया, ना तो हमारा राजनीतिक जो इंटरेस्ट है या जो इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है वो खतरे में पड़ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पर फिर क्या किया, एक एग्रेसिव जो पॉलिसी है टेरिटोरियल एक्सपेंशन की वो उन्होंने अपनाई। आगे देखते हैं अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 टू 1823। तो यहाँ पर देखो ये एक जो है गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823 तक ये जो है गवर्नर जनरल रहे। तो यहाँ पर जो ये जो लॉर्ड हेस्टिंग था इसने क्या किया, अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वाज इनिशिएटेड। तो इसने एक नई नीति जो है वो शुरू करी पैरामाउंसी की। आगे देखते हैं, नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, hence its power was greater than that of Indian state. In order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. अब यहाँ देखो यहाँ होता क्या है कि यहाँ पर जो लॉर्ड हेस्टिंग था उसने एक पॉलिसी जो है वो शुरू कर दी, सर्वोच्चता का दावा जो है उसने शुरू कर दिया कि भाई हम जो है वो क्या है, सुप्रीम है और हम ही पैरामाउंट है। और जब हम सुप्रीम है, सुप्रीम किस बात को लेकर हैं, क्योंकि हमारा जो है ज़्यादा हिस्से पर कंट्रोल है, यानी कि बहुत बड़े हिस्से पर हमारा कंट्रोल है, तो हम सुप्रीम हैं, हम सर्वोच्च हैं, तो हमारी अथॉरिटी बनती है ना। तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है हैंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो पावर है वो बाकी जो इंडियन स्टेट्स हैं उनसे हमारी जो पावर है वो ज़्यादा है। अब पावर ज़्यादा है तो क्या किया जाए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा कि भाई यदि हमारे हितों को अगर कोई नुकसान होता है या हमें लगता है कि भाई हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनको कोई खतरा है, तो उस खतरे से बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडियन किंगडम को यानी कि किसी भी भारतीय जो साम्राज्य है उसको वो जबरदस्ती क्या कर सकते हैं, अपने साम्राज्य में विलय कर सकते हैं या उसको छीन सकते हैं। ऐसा उन्होंने पॉलिसी निकाल दिया। आगे दिया हुआ है दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। दिस प्रोसेस हाउएवर did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took arms and led to an anti-British resistance movement. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नज़रिया था अंग्रेज़ों का या जो उनकी जो पॉलिसी थी वो, अब ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज़ों ने जो है पॉलिसी जारी कर दी हम सब मान लेंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस थी वो अनचैलेंज्ड नहीं जाने वाली थी, मतलब कोई ना कोई तो पैदा होगा ना चुनौती देने के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमें एग्जांपल दिया गया है कि जब ब्रिटिश ने, मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने जब कोशिश की किसको एनेक्स करने की, एक छोटा सा राज्य हुआ करता था कित्तूर, है ना। कित्तूर जो है कर्नाटका में है, आज उसको कर्नाटक कहते हैं। तो पहले वो कित्तूर नाम से एक साम्राज्य हुआ करता था और वहाँ की रानी थी रानी चेन्नम्मा। तो जब ब्रिटिश लोगों ने कित्तूर को अपने राज्य में मिलाने का सोचा या
प्रयास किया। तो यहाँ पर रानी चेन्नम्मा जो है उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ में हथियार उठा लिए और उन्होंने एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया। और काफ़ी विद्रोह करने के बाद में शी वॉज अरेस्टेड इन 1824, 1824 ईस्वी में जो रानी चेन्नम्मा थी उनको अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा और उसको कह सकते हैं कि जेल में बंद कर दिया। और आगे दिया हुआ है एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। तो जो रानी चेन्नम्मा थी वो 1829 के अंदर 1829 में जेल के अंदर ही क्या हो जाती है, मृत्यु उनकी हो जाती है। आगे दिया हुआ है बट रायन्ना अ पुअर चौकीदार ऑफ सांगोली इन किटूर carried on the resistance. With popular support, he destroyed many British camp and record. He was caught and hanged by the British in 1830. अब देखो क्या हुआ, रानी चेन्नम्मा जो है वो तो अरेस्ट कर ली गई और जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति होता है रायन्ना नाम से, जो कि चौकीदार था कहाँ पर, सांगोली का, सांगोली का चौकीदार था। सांगोली किटूर के अंदर एक छोटा सा एरिया है, तो उस सांगोली का चौकीदार था कौन, रायन्ना। अब ये जो रायन्ना था इसने ये जो आंदोलन था उसको जारी रखा और इस आंदोलन को क्या मिला, सपोर्ट भी मिला, है ना। जो रायन्ना था उसको काफ़ी सपोर्ट मिला और काफ़ी सपोर्ट मिलने के कारण उसने क्या किया, काफ़ी सारे जो ब्रिटिश कैंप थे या जो ब्रिटिश रिकॉर्ड हुआ करते थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। आखिरकार क्या हुआ, ही वॉज कॉट, मतलब वो पकड़ा गया, बाद में उसको भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उसको फांसी भी लटका दिया 1830 में। आगे दिया हुआ है यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक। तो आप इस बुक के अंदर और भी कई सारे जो रेजिस्टेंस हैं, जो भी कह सकते हैं कि जो विद्रोह हुआ थे उनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया। अब देखो 1830 वाला जो दशक था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो चिंतित हो जाती है रशिया को लेकर, है ना। रशिया को लेकर जो कंपनी है वो चिंतित हो जाती है। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. अब देखो रसिया को लेकर जो है कंपनी चिंता में पड़ गई। उन्होंने ये इमेजिन किया कि रसिया जो है, क्योंकि रसिया भी उन दोनों क्या कर रहा था, रसिया भी अपना एक्सपेंड कर रहा था। तो यहाँ पर कंपनी ये इमेजिन करती है कि रसिया जो है वो एशिया की तरफ क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा और एशिया की तरफ जब एक्सपेंड करेगा तो वो इंडिया के अंदर भी क्या होगा, एंटर होगा नॉर्थ वेस्ट से। तो नॉर्थ वेस्ट में अगर रसिया आ गया तो फिर समस्या हो जाएगी, है ना। तो फिर रसिया और जो कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी, उनके बीच में युद्ध होगा, तो काफ़ी खतरनाक बात थी ये तो इस बात की चिंता को लेकर, है ना, ड्राइवन बाय दिस फियर, तो इस डर के मारे जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे, तो द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो वो नॉर्थ वेस्ट के ऊपर अपना कंट्रोल सिक्योर करना चाहते थे कि भाई एक बार हम नॉर्थ वेस्ट में क्या कर लें, अपना कंट्रोल जो है वो सिक्योर कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी, तो फिर रसिया जो है वो इंडिया के अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842। तो 1838 से लेके 1842 तक उन्होंने अफगानिस्तान के साथ में एक लंबा युद्ध जो है वो लड़ा। एंड स्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और वहाँ पर एक अप्रत्यक्ष कंपनी रूल जो है स्थापित कर दिया। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। तो सिंध नाम का जो प्रांत है उसको भी 1843 में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब, अगला जो राज्य था वो था पंजाब। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराणा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। लेकिन उस समय पंजाब के जो शासक हुआ करते थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह के जो थे उन्होंने कंपनी को पीछे की तरफ हटा दिया, यानी कि रंजीत सिंह के होते हुए वो पंजाब को अपने अधिकार में नहीं ले पाए। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, तो 1839 में जब उनकी मौत हो गई, महाराणा रंजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है 1839 में, तो यहाँ पर पंजाब के साथ में 2 लंबे युद्ध जो है लड़े जाते हैं। तो पंजाब जो है वो एक सिख किंगडम हुआ करता था, तो उनके साथ में 2 युद्ध लड़े गए और अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज एनेक्स्ड, और अंततः 1849 में पंजाब को भी क्या कर लिया गया, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपने साम्राज्य में उसको विलय कर लिया गया या उसको मिला लिया गया।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि गोद निषेध नीति, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जिन बच्चों को वीडियो पसंद आई हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके जाएं। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।